नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड सरकार ने संविदा कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। 10 साल की सेवा नियमित होंगे संविदा कर्मचारी। लगातार 10 साल तक सेवा करने वाले नियमित किए जाएंगे। 4 दिसंबर 2018 को कट ऑफ डेट की अधिसूचना जारी की गई है। तो 4 दिसंबर 2018 तक सेवा के 10 साल पर नियमित होंगे कर्मी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अब 10 साल तक सेवा देने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। और ऐसे में लगातार 10 सालों तक जो सेवाएं देते रहे कर्मचारी, उनको नियमित करने की भी योजना राज्य सरकार ने बना ली है। तो उत्तराखंड सरकार ने संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा इस दौरान दिया है। 10 साल की सेवा वाले नियमित होंगे संविदा कर्मचारी। बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 4 दिसंबर 2018 कट ऑफ डेट की अधिसूचना जारी की गई है। दस साल की सेवा देने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला ये लिया गया है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि 12 साल सेवा पूरे करने वालों को नियमित किया जाएगा, लेकिन अब 10 साल की सेवा पूरी करने वाले को नियमित किया जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का बड़ा फैसला राज्य सरकार की ओर से ले लिया गया है? देखिए विशाल, उत्तराखंड सरकार ने संविदा कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है और जिस तरह से राज्य सरकार ने फैसला लिया है, इसमें कहा जा रहा है कि 10 साल की सेवा नियमित होने वाले संविदा कर्मचारी लगातार 10 साल सेवा करने वाले होंगे और नियमित 4 दिसंबर 2018 के कट ऑफ डेट की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें चलते जो है 4 दिसंबर 2018 तक सेवा के 10 साल पर नियमित जो है उनको किया जाएगा, यानी कि उनको काफी लाभ मिलता नजर आएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो हजारों ऐसे कर्मचारी हैं जिनको जो है नियमित करने का फैसला जो है सरकार लेती हुई नजर आएगी और उससे जो है उनको काफी लाभ होगा। तो देखा जाए तो 2018 के सेवा के 10 साल नियमित होने पर कट ऑफ के तहत जो है अधिसूचना जारी की जाएगी और उसी के चलते जो है इनको जो है नियमित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो है इनको लाभ मिलेगा और इनमें काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है जिस तरह से राज्य सरकार ने फैसला लिया है। जी, लेकिन योगेश, यहाँ पर एक टकराव की स्थिति जरूर पैदा हो रही थी, चाहे वो उपनल कर्मी योग को नियमित करने वाली बात हो या फिर बेरोजगार संघ, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि जो बच्चे एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या होगा अगर इनको सबको नियमित किया जाएगा। तो उस पर राज्य सरकार ने किस तरह से ये सस्पेंस भी खत्म किया है और दोनों के बीच में एक मतभेद ना हो, इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए क्या कुछ फैसला किया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है उपनल के कर्मचारी भी ये मांग कर रहे थे कि उनका नियमितीकरण किया जाए और ऐसे में जो है दूसरी ओर जो है बेरोजगार संघ ने भी ऐलान किया था कि वह इस पूरे प्रकरण पर जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो छात्र जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो इस दोनों के बीच समन्वय में बिठाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। एक तरफ जो है यूके ट्रिपल एससी के समूह है कि परीक्षाएं जो है वो निकाली गई है, जो पुलिस पगडंड पर अब परीक्षाएं होनी है उसके लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। दूसरी ओर जो है इनको जो संविदा कर्मी है इनको नियमितकरण करने के लिए जो है अधिसूचना जारी करने की बात सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर कट ऑफ पर जिस तरह से सूचना जारी की जा रही है, उधर जो है भर्ती निकाली जा रही है, तो दोनों के बीच समन्वय में बैठे इसके लिए लगातार राज्य सरकार जो है वो प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जो उपनल कर्मचारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? वो क्या संतुष्ट हैं इन सब चीज़ों से? देखिए अधिसूचना की जानकारी अब जो है उनको होगी और उसके बाद वो किस तरह का रुख उठाते हैं, किस तरह का रुख करते हैं, क्या उससे उनके बीच जो है इस पूरे मामले को लेकर कुछ देखने को मिलती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो जो राज्य के वासी मांग कर रहे हैं उन पर जो है एक तरीके से सहमति बने और उसके चलते जो है उनको जो है इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि जो है सभी का फायदा होता नजर आए। तो उसी के चलते जो है भर्ती निकालने की प्रक्रिया हो, चाहे फिर दूसरी ओर ये इस तरह अधिसूचना जारी करने की, नियमित करने की बात हो, तो लगातार प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर लक्सर से है, जहां पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हरिद्वार जनता के लिए मूल निवास का वाकई एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उत्तराखंड में रहने वाले हर कोई उत्तराखंडी है। वो चाहे नारसन, बालावाली, भगवानपुर, धारचूला, विकासनगर, हल्द्वानी या फिर किसी भी इलाके में
रहता हो। मूल निवास और अस्थायी प्रमाण पत्र का जो अंतर ये है वो खत्म होना चाहिए। पहाड़ के लोगों को मूल निवास और हरिद्वार के लोगों को स्थायी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में हरिद्वार के लोगों के साथ सरकार का भेदभाव खत्म होना चाहिए। हरिद्वार के लोगों को भी पहाड़ी इलाकों के लोगों की तरह मूल निवास और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार को ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि मूल निवास के लिए जो आज हमारे बच्चे जब पास आउट होकर के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, तो उनको एक क्लॉज लगाया जाता है कि आप मूल निवास प्रमाण पत्र लाइए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि क्योंकि आजकल तो सीएससी सेंटर खुद ही सरकार ने बनाए हैं, और सीएससी सेंटर के माध्यम से किसी भी साइबर कैफे के माध्यम से कोई भी व्यक्ति 10 मिनट में ऑनलाइन या फिर अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, क्योंकि अब तो सब ऐप आ चुके हैं, तो मूल निवास का ऐप क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है कि उत्तराखंड में मूल निवास का ऐप सरकार क्यों लॉन्च नहीं कर रही है। एक ऐसा ऐप लॉन्च होना चाहिए जिससे 10 मिनट में, बल्कि मैंने 10 मिनट भी ज्यादा कहे हैं, अगर कोई वाईफाई में बैठा है तो 3 मिनट के अंदर उसका मूल निवास प्रमाण पत्र बनना चाहिए, और वो जहां से चाहे प्रिंट आउट निकाल करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है कि जो मूल निवास है और जो स्थायी निवास है, ये जो दो चीजें सरकार ने बनाई हैं, ये बिल्कुल गलत है। सभी व्यक्ति जो नारसन में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, रुड़की में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनको मूल निवास आवश्यक तौर से दिया जाना चाहिए। ये समय की मांग भी है और जनता की मांग भी है। यदि धामी जी ने इस मांग को नहीं सुना, तो निश्चित तौर पर इस बार 2027 में बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को झेलना पड़ेगा। खबर चंपावत के बनबसा के चंदनी ग्राम सभा से है, जहां सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय टनकपुर की ओर से जनता दरबार लगाया गया, जिसमें चंपावत जिले के मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, पूर्णागिरी तहसील के साथ ही कई विभागों के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही चंदनी ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान प्रमिला जैल की सक्रिय भूमिका भी जनता दरबार में देखने को मिली। मुख्य विकास अधिकारी खाती ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि कुल 27 शिकायतें सामने आई, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। और इसमें आज चंदनी में कैंप लगाया गया है। रूटीन वर्क में हमारे यहाँ से हर जनपद का हर स्तर के अधिकारी कैंप लगा रहे हैं। ये बहुत ऐसी शिविर लगा रहे हैं और आज यहाँ पर चंदनी में 27 शिकायतें आई हैं। 27 शिकायतों में ज़्यादातर का निस्तारण कर दिया गया है, और जिनके प्रपोजल्स आने हैं डिमांड बेस्ड हैं, तो उनको यथा समय यथा जगह रखने के लिए, प्रस्तावित करने के लिए कह दिया गया है विभागों, और वो आगे की कार्य जो है अभी कैंप आगे चलता रहेगा। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ये सरकार जनता के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए, और जितने भी अधिकारीगण आए उन्होंने इतने अच्छे से उनका निवारण किया है और समस्याओं को सुना। अन्यथा और कुछ पेपर द्वारा भी समस्याएं ली गई हैं, जिनका निराकरण वो अपने स्तर से करते रहेंगे। और यहाँ पे जो जनता है उनमें भी बहुत उत्साह देखा जा रहा है। वो आगे आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, और जितने भी अधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं। तो ये एक प्रकार का जो उत्साह है, इससे पता चलता है कि हमारी जनता कितनी जागरूक हो गई है और इन सूचनाओं का उन पर कितना असर हो रहा है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तथा यहाँ पे जितने भी अधिकारीगण आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ग्राम प्रधान चंदनी श्रीमती प्रमिला जाला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के कांडा तहसील समेत कई अन्य गांवों में अवैध खनन से आई दरारों के मामले में जनहित याचिकाओं के अलावा 165 खनन इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने 11 दिसंबर को सचिव खनन और अपर सचिव खनन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने को भी कहा है। साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग से कहा है कि खड़िया स्टोन क्रशर मालिक नवीन परियार के खिलाफ जो मुकदमे विचाराधीन हैं उनको भी सुनवाई के लिए जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध करें।
कोर्ट में जो स्टॉक वेरिफिकेशन की 24 फरवरी की रिपोर्ट थी, उसको कोर्ट ने इन ओरिजिनल मंगाया था और परंतु अभी वो प्राप्त नहीं हुआ है राज्य सरकार द्वारा। तो उसमें कोर्ट ने ये कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी कि वो स्टॉक सत्यापन की जो रिपोर्ट थी, वो सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार ने एफिडेविट फाइल किया, उसमें उसकी शब्दावली थोड़ी डिफरेंट है और वहाँ ये कहा गया कि ये डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट है, जबकि वो सिर्फ स्टॉक के बारे में थी, न कि वो पर्यावरणीय मानकों पर कोई जाँच नहीं थी। वो तो जाँचें बाद में हुई हैं। और इसके अलावा कोर्ट ने जो एक स्टोन क्रशर है नवीन परिहार गोलना में, तो उनके जो अन्य मामले हैं एंटिसिपेटरी बेल और चार्जशीट क्वेश्चन के, वो भी संलग्न कर दिए हैं जनहित याचिका की। साथ ही उनकी सुनवाई होगी और कोर्ट ने इसमें 11 तारीख को सचिव खनन और अपर सचिव खनन उत्तराखंड सरकार को पेश होने का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका समेत अन्य कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में पूर्व के आदेशों पर पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत आग से वनों को बचाने के लिए कोर्ट का मार्गदर्शन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। इस दौरान उनकी ओर से कोर्ट से अनुरोध किया गया कि मामले की सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की जाए। 10 दिसंबर को वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर अपने सुझाव देंगे, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। इसमें कोर्ट ने डॉक्टर प्रोफेसर अजय रावत को एज एन एक्सपर्ट बुलाया था, परंतु आज कुछ तकनीकी कारणों से उस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई और 10 तारीख को उस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें कि प्रोफेसर रावत का, क्योंकि फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन में काफ़ी लंबा काम रहा है, तो उनसे कोर्ट ने कुछ सुझाव मांगे। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने धारी ब्लॉक के सभागार में बीडीसी बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। बैठक में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी उठाया है, जिस पर विधायक केड़ा ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। चंपावत के बाघहरा में लोहाघाट घाट राष्ट्रीय राजमार्ग में बारात की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में एसपी अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। लोहाघाट थाने के थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के खिलाफ लोहाघाट थाने में शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोप में बेनस के तहत मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और उसे हिरासत में भी ले लिया गया है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह अब कार्रवाई देखने को मिली है पुलिस की ओर से? विशाल, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले का बागधारा का जो भीषण वाहन दुर्घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी और 5 लोगों का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है, तो उस हादसे की वजह जो सामने निकल कर आई है, उसमें जो वाहन चालक था देवी दत्त, उसका नशे में होकर लापरवाही से और तेज गति से वाहन चलाना था और उसकी वाहन की स्पीड इतनी तेज थी कि उस सड़क किनारे, राजमार्ग किनारे बने पैराफिट को तोड़कर वाहन 200 मीटर गहरी खाई में चला गया था और 5 मौतें हो गई थी। और मामले में एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर जो थानाध्यक्ष लोहाघाट है अशोक कुमार सिंह ने जो वाहन चालक है देवी दत्त के खिलाफ विभिन्न धारा में मुकदमा दर्ज कर जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोप लगे कि शराब पीकर लापरवाही से और तेज गति से जो है वाहन चलाना, तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो एसएचओ लोहाघाट है उनका कहना है कि पुलिस नियमानुसार जो इस पर कार्रवाई कर रही है। और दुर्घटना की एक वजह और सामने आई, राष्ट्रीय राजमार्ग में जहाँ पर दुर्घटना हुई थी वहां पर कोई एनएच विभाग के द्वारा जो आजकल क्रैश बैरियर लगाए गए वो नहीं लगाए गए थे, सिर्फ पुरानी तकनीक के जो सीमेंट के पैराफिट होते हैं वो लगाए गए थे, तो वाहन जो है उसको तोड़कर नीचे चला गया। लोगों का कहना अगर क्रैश बैरियर होते तो शायद ये दुर्घटना बच जाती और 5 जिंदगियां भी बच जाती। जी विशाल। लक्ष्मण, लेकिन इस दुर्घटना के दौरान जो चालक था उसको भी, क्या वो भी चोटिल हुआ था इस दौरान? जी, चालक को भी जो है मामूली चोटें आई हुई हैं, ज्यादा चोटें चालक को नहीं आई हुई हैं, तो जो है चालक को कल शाम जो पुलिस ने
गिरफ्तार कर लिया था और उसको आज पुलिस अदालत में पेश करेगी जी। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर कालसी क्षेत्र में स्थित कोटी गांव से है, जहां चोर महासू देवता के मंदिर से दरवाजे का ताला तोड़कर 4 डोरियां चोरी कर ले गए हैं, जो कि महाराज के देव चिन्ह माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि 3 डोरियां चांदी की हैं, जिनका कुल वजन करीब 3 किलो है, जबकि एक डोरी तांबे की है, जिसका वजन लगभग 4 किलो है। चोरी किए गए सभी डोरियों की कीमत करीब 8 लाख रुपए भी आकी जा रही है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। भाई साहब, घटना तो बहुत बुरे हाल है। आजकल नशेड़ी इतने हुए हैं कि मतलब आना जाना भी मुश्किल हो गया है। अब मंदिरों में भी मतलब चोरियां हो रही है। पहले जो हमारा समाज होता था, गांव होता था, कभी घरों में ताले नहीं होते थे। लेकिन अब इन नशेड़ियों की वजह से इतना हो गया है कि बस ताले भी तोड़े जा रहे हैं। और हम आज काल से थाने में इसलिए आए हैं कि जो हमने यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी, जो मंदिर में कोटी मंदिर से डोरिये चोरी हुए थे, उस विषय में हम थाने में आए थे। और थाने से यहाँ जो हमने रिपोर्ट करवाई है, थाने वालों ने बोला है कि हम कर रहे हैं। अब इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी खुलासा करें। ये डोरिये महाराज के डोरिये होते हैं, चांदी के बने होते हैं, और जो देवते के देव चिन्ह माने जाते हैं उनको, जो माने हम लोग देवते के जहाँ देवता जाता है वहाँ उन्हें ले जाया जाता है। वो बिल्कुल चार डोरिये थे, वो चोरी हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 तारीख को मेरे क्षेत्र जिला पंचायत आरा के खत बिसाइल में कोटी में मासू महाराज का पौराणिक मंदिर है, बहुत मानता और आस्था लोगों की। और 3 तारीख को रात्रि में वहाँ बड़ी भयानक चोरी हो जाती है, जिसमें महाराज का डोरिये, देवचिन्ह, तमाम जो वहाँ पे कीमती सामान था वो चोरी हो जाता है। तो लाखों रुपए का चोरी जौनसार बावर में, और वो भी कोटी क्षेत्र में जहाँ शांत हमारा वातावरण है जौनसार बावर में, और इस तरह की चोरी आए दिन होती जा रही है। जौनसार बावर में आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं रोज कहीं कहीं भी आपको हर किस्म की चोरियां दिखती है। मैं इसी संबंध में आज एसडीएम साहब से ज्ञापन देने आया हूँ कि जी आप इसमें जो है अपने स्तर से पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी चेकिंग अभियान चलाएं और सत्यापन करें। जो लोग फेरी वाले या जो बाहर से लोग भी आते, जो भी आते, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए। आए दिन जो है कुछ ना कुछ तमाम घटना होती रहती है। ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि कोटी मासू देवता के मंदिर में चोरी हुई है। उसमें अभी मेरे को जो है ज्ञापन या प्रार्थना पत्र मिला है, उस पर हम लोग एक्शन करेंगे। और ये भी संज्ञान में आया है कि पुलिस की टीम भी वहाँ गई है और एसओजी की टीम भी गई है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। और प्रशासन, जैसे मेरे को ये एप्लीकेशन मिली है, मैं भी जो है सीओ विकासनगर और कंसर्निंग जो पुलिस के एसओ हैं उनसे बात करूंगा। इसको जो है अनिवार्यता और बहुत तत्परता के साथ इस चोरी के मामले को उजागर करेंगे, और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार जो। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही है, किस तरह की कार्रवाई पुलिस की ओर से किया गया है इस चोरी को लेकर, और वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी विशाल जी, ये मासू देवता के मंदिर में ये चोरी की घटना हुई है कालसी क्षेत्र के अंतर्गत। और जैसा कि जौनसार बावर में जो मासू देवता का जो मंदिर है, वहाँ पर इस तरह की चोरी की घटनाएं कई वर्षों में एक आध बार देखने को मिलती है, 40-50 वर्ष में। लेकिन अब जैसे जैसे ये नशे की प्रवृत्ति लोगों के अंदर बढ़ रही है, तो ये मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आम लोग देवता के प्रति जो आस्था है तो इस तरह का दुस्साहस नहीं कर पाते। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत इसमें नशेड़ी भी मिले हुए हो सकते हैं। तो पुलिस इसको लेकर के जांच में गई थी कल भी, वहाँ उनकी टीम जिसमें एसओजी भी है, और यहाँ के जो मासू मंदिर समिति अनोल के जो अध्यक्ष है एसडीएम कालसी, तो उनको भी इसमें ज्ञापन दिया गया है। तो इसमें पूरी तरीके से छानबीन चल रही है, और क्षेत्र के लोगों में भी इसको लेकर आक्रोश है कि जल्दी से जल्दी इस चोरी का खुलासा किया जाए।
इलम क्या कैमरे नहीं लगे हुए हैं मंदिर परिसर में जिससे ये पता चल सके कि किस तरह की घटना हुई है ये, और जो लोग हैं स्थानीय लोग वो क्या कुछ बता रहे हैं अभी? जी, ये जो मंदिर है इसमें किसी भी मंदिर में कैमरे तो अभी नहीं लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में कैमरों की भी अब आवश्यकता हो रही है, लोगों को महसूस हो रही है। तो लोगों का भी ये कहना है कि मंदिर में ना कोई चौकीदार था और ना सीसीटीवी कोई कैमरे हैं, तो जिसको लेकर के इसमें खुलासे में पुलिस को भी दिक्कत आती है। तो आने वाले समय में इसकी सुरक्षा को लेकर एसडीएम साहब भी का भी कहना है कि इसमें सीसीटीवी फुटेज भी लगाने की गाँव वालों को सजेशन दिया जाएगा। जी बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एसएसपी के निर्देश पर दून पुलिस ने शहर और देहात के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया है। इस दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच भी की गई। कुल 3,506 वाहनों की चेकिंग और 6,374 लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी त्वरित कार्रवाई की गई। वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मॉल क्षेत्रों में डॉग स्क्वाड के साथ बीडीएस की भी तैनाती की गई। पाँच अगस्त को उत्तराखंड के धराली में आई आपदा ने धराली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। सभी मकान और दुकानों में इतना मलबा भर गया कि नामो निशान तक नहीं बचा। उस वक्त दावा किया गया कि मलबे में दबे सभी शवों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विपक्ष ने यह तक कह दिया है कि राहत के नाम पर कई लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। आपदा प्रभावित धराली में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और सरकार पर आपदा पीड़ितों की अनदेखी के आरोप भी इस दौरान लगाए गए थे। राहत और पुनर्वास की प्रतीक्षा में आपदा पीड़ित बैठे हुए हैं और आपदा के 4 महीने बाद भी क्षतिग्रस्त अव्यवस्था में कई घर अस्थायी ठिकानों में लोग भी अब रहने को मजबूर हैं। आज भी दर्जनों परिवार जो हैं वो अस्थायी ठिकानों में रह रही हैं। स्थानीय लोगों के चेहरों पर भय और भविष्य की अनिश्चितता भी नजर आने लगी है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।